तो आप लोग सेल कल्चर से ऐसा नहीं कि आप अज्ञान हैं उससे, आप बचपन से सेल कल्चर करते आए हैं, बस आप उसको रियलाइज करना है, आपको उसको एहसास करना है कि हाँ हम पहले से ही जानते हैं। बहुत सारा सिंपल सा एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह में बैक्टीरिया रोज ग्रो होती है, अगर आप ना रोकें तो बैक्टीरिया की वजह से स्मेल आने लगती है माउथ में और फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप सेल कल्चर करते हैं ना मुंह में, तो योर माउथ इज अ वेरी गुड सेल कल्चर लैबोरेटरी, सेल कल्चर सिस्टम। तो सेल कल्चर के लिए क्या चाहिए? एक चैम्बर, माउथ, ओरल चैम्बर, ओरल कैविटी, और क्या चाहिए? 37 डिग्री टेम्परेचर, राइट। तो इन सारी सेल्स को ग्रो करने के लिए आपको क्या टेम्परेचर देना है? 37 डिग्री टेम्परेचर। 37 डिग्री हम लोग इंक्यूबेटर यूज करते हैं। कुछ दिनों में यहां पे भी आप कल्चर करेंगे इंक्यूबेटर में, ठीक है ना। इंक्यूबेटर का मतलब इंक्यूबेट किया, जिसे गर्म किया जाए, उसमें 37 डिग्री पे गर्म किया जाए। तो ये हो गया सेल कल्चर का। आप बैक्टीरिया हर कितने मिनट पे डबल हो जाती है? 20 मिनट्स पे। अगर आपने एक बैक्टीरिया रख दिया, एक बैक्टीरिया कहीं पे देखा है, तो एक बैक्टीरिया हमेशा बहुत ज्यादा होती है, सैकड़ों में होती है, लेकिन मान लीजिए एक बैक्टीरिया से 2 हो जाएगा। अगर आप उसको खाना पीना और टेम्परेचर प्रेशर सही दे दें, अब वो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, 37 डिग्री टेम्परेचर, गर्म थोड़ा सा मिल जाए तो ग्रो हो जाएगा। तो एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 हो जाएगी। सेल डिवीजन, बैक्टीरिया का डिवीजन, यहां माइटोसिस नहीं, बैक्टीरिया सेल डिवीजन अलग होता है ना, रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हो गया। वो प्रोकैरियोटिक है। 20 मिनट्स में डबल हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 500, जो भी 1028, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। लेकिन जब भोजन की कमी होने लगी बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया रुक जाएगी, क्योंकि उसको भोजन तो चाहिए ग्रो करने के लिए। ग्रो कहां से होगा? उसको ग्लूकोज, एनर्जी, प्रोटीन सब बाहर से जो आप प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप कहते हैं ग्रोथ मीडियम। तो ग्रोथ मीडियम देंगे तब तो ग्रो करेगा। तो जो है वो आप देते रहिए। अगर आप प्रोवाइड करते रहें, बैक्टीरिया की डेथ ना हो, और आप उसको न्यूट्रिशन देते रहें, तो एक बैक्टीरिया ग्रो करते 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 इतनी बड़ी बैक्टीरिया का गोला बन जाएगा जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है। कितने दिनों में? हैं? कितने दिनों में? 24 आवर्स में इतना तेज ग्रो करेगा। 20 मिनट में ग्रो कर रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रही है। एक्सपोनेंशियल समझ रहे हो? लीनियर ग्रोथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, y = mx + c। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला लॉगरिदम, log to the base n = 2 to the power n, ठीक है ना। 2 ट्वाइस हो रहा है टू द पावर n, n वो नंबर है, ठीक है ना, जितने टाइम्स आप उसको ग्रो करा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, लॉगरिदमिक ग्रोथ हो रहा है, ऐसे कर जा रहा है, लीनियर में सीधा कर जाएगा, ऐसे, है ना। तो क्या हो रहा है? अगर बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाती है, पहले से दुगनी हो गई, कितनी देर में? 1 से 2 हो गया 20 मिनट में, और 2 से 4 हो गया 20 मिनट में, और 4 से 8 हो गया 20 मिनट में, और अगले 20 में 8 से 16 हो गया, और 24 घंटे में दुनिया की बराबर बैक्टीरिया का गोला बन जाएगा। तो आधी दुनिया कितनी देर में बनेगी? हाँ, 12 आवर्स। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन था, नीट फॉर मेडिकल एग्जाम। बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल हो जाती है, तो 24 घंटे में अगर पूरी गोला बन गई, तो आधी गोला जस्ट 20 मिनट पहले ही थी।
यानी कि 23 घंटा 40 मिनट में, राइट? 12 घंटे नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। 12 घंटे तब होगा जब लीनियर ग्रोथ होती। अच्छा, ये बैक्टीरिया का कल्चर है। आपने अपना ब्लड ले लिया, 0.3 ml ब्लड ले लिया, पॉइंट 3 मिलीलीटर। आप सिरिंज से ड्रॉप डालेंगे, 9 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 9 ड्रॉप्स, तो वो 0.3 ml हो जाएगा। 0.3 ml ब्लड। ये चौथा चीज है जो आप ऐड करेंगे। उस एक आप शीशी ले लेंगे, ये है कांच की शीशी, इतनी छोटी शीशी होती है। स्टेराइल, स्टेराइल माने ऑटोक्लेव की हुई, बैक्टीरिया इसमें नहीं है। और इसमें आपने ऐड किया नंबर 1 मीडियम, जिसे हम कहते हैं सेल कल्चर मीडियम। क्या कहते हैं? सेल कल्चर मीडियम। अब सेल कल्चर मीडियम बहुत सारी तरह के होते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ मीडियम। चाहे आप सेल कल्चर मीडियम कहें, चाहे ग्रोथ मीडियम कहें, जिसमें ग्रोथ होगी। जिस अभी कहा ना आपने कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन वाली चीजें इसमें सारी चीजें मिली होंगी। तो आपने सेल कल्चर मीडियम ले लिया, और मीडियम भी बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं, आप RPMI 1640 मीडियम ले लिया, ठीक है ना? ये नंबर है, RPMI कोड नाम दिया गया है मीडियम को, क्योंकि ये रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट में पहली बार बनाया गया, तो उसी इंस्टीट्यूट के नाम पे मीडियम का नाम पड़ गया, रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना? ये आपने कितना ले लिया, कितना ले लिया आपने इसको? 5 ml, 5 ml शीशी में। उसके बाद इसमें आपने ऐड कर दिया सीरम। क्या ऐड कर दिया? सीरम। जानते हैं ना, ब्लड में सीरम ब्लड से निकलता है। जब कट जाता है, ब्लड निकलता है और थक्का जम जाता है, थक्के के बाद एक और व्हाइट कलर का थक्के के ऊपर छोटा सा लिक्विड निकलता है, उसे कहते हैं सीरम। जब कभी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आप कभी कभी कुछ टेस्ट सीरम से होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, खून को थक्का जमा दिया जाता है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का ट्यूब में ब्लड सीधे ले लिया, ब्लड ट्यूब में थक्का जम जाता है, और ऊपर व्हाइट कलर का आ जाता है, उसे कहते हैं सीरम। अगर ब्लड को तुरंत सेंट्रीफ्यूज कर दें, सेंट्रीफ्यूज सुना है, गोल गोल घुमा दें, तो सेल अलग हो जाएंगी और प्लाज्मा अलग हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा है, वो सीरम नहीं है। तो प्लाज्मा और सीरम में ये फर्क है। तो आपने सीरम ले लिया। पूरी दुनिया में सीरम जो यूज होता है ब्लड कल्चर के लिए, मोस्टली वो क्या होता है? फेटल बोवाइन सीरम, FBS, ठीक है ना? फेटल बोवाइन सीरम। फेटल का मतलब फेटस, बोवाइन एनिमल है, काऊ, लेकिन एम्ब्रियोनिक काऊ, उसका फेटस से जो सीरम निकाला जाता है वो पैक होके आता है इजराइल से। इजराइल में बनता है, अमेरिका में आता है, प्यूरिफाई होता है, पैक होता है, और पूरी दुनिया की लैब में वो यूज होता है। FBS है ना, यही ये सबसे अच्छा सीरम माना जाता है, एंड इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। FBS सीरम कितना यूज करते हैं? 10%। कल्चर आपने कितना लगाया? कितने ml का कल्चर लगाया? तो कितना यूज करते हैं? 10%। कितना हो जाएगा? 5 का 10%, 0.5 ml। तो ये हो जाएगा FBS 0.5 ml, यानी कि आप कितना यूज करेंगे? 500
माइक्रोलीटर। और थर्ड एक आता है फाइटो, उसे हम लोग बोलते हैं FAM, फाइटो हीमेटो ग्लूटिनिन, M। फाइटो का मतलब प्लांट, हीमेटो का मतलब, ग्लूटिनिन का मतलब कोगुलेट करना। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फाइटो है यानी पौधे से मिलता है और खून को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। और M का मतलब माइटोजेन, माइटोसिस को ये इंड्यूस करता है। तो इसको डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हमारी जो ब्लड है ना, लिम्फोसाइट है जो बह रहा है, खून जो बह रहा है, वही तो आपने ब्लड लिया, सर्कुलेशन सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्या वो उसकी लिम्फोसाइट डिवाइड कर रही है? हमारा WBC क्या हमारे सर्कुलेशन में डिवाइड कर रही है? हैं? कर रही है। नो, किसी ने कहा नो, नो, यस और नो। हाउ यस, हाउ मेनी यस, हाउ मेनी नो, एंड सो मेनी नथिंग है? पता ही नहीं। नहीं, डिवाइड नहीं कर रही, ब्लड में डिवाइड नहीं कर रही। डिवाइड कहाँ कर रही है? यस, एग्जैक्टली, बोन मैरो में। हमारी जितनी भी हड्डियां हैं उसकी जो मैरो है, मैरो मज्जा, अस्थि मज्जा, उसके अंदर ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल्स होती हैं। ये स्टेम सेल्स वो लगातार ब्लड बनाती रहती हैं और बना के वो सारी ब्लड सेल हमारी सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन में वो ग्रो नहीं करती, सर्कुलेशन में वो डिवाइड नहीं करती, सर्कुलेशन में वो बढ़ती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि RBC की लाइफ 120 दिन है, WBC की लाइफ अलग अलग, WBC की लाइफ अलग अलग दिन है, कुछ हफ्ते से लेके महीने तक, तो वो डेथ हो जाती है और नई ब्लड सेल आती रहती हैं बोन मैरो से। बच्चों में, वो एम्ब्रियो में, भ्रूण में लीवर और किडनी से भी सेल्स बनती हैं, ठीक है ना? तो चूंकि आपने सेल लिया है पेरिफेरल ब्लड से और इसको शीशी में डाल दिया, तो ये डिवाइड करेगी? ये तो डिवाइड नहीं कर रही है, इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। तो आपको डिवीजन इंड्यूस कराना है, डिवीजन को प्रेरित कराना है, स्टार्ट कराना है। तो वो कौन सा केमिकल की खोज की गई थी? FAM, शॉर्ट में कहते हैं FAM, फाइटो हीमेटो ग्लूटिनिन M। M मतलब माइटोसिस को इंड्यूस कराया है, माइटो। तो वो डाल देते हैं। तो जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, डिवाइड नहीं करी तो किस स्टेज में है? बट बच्चों लिखो मत, नहीं लिखो मत, क्या जरूरत है? देखो ऐसा है ना, मैं जो बता रहा हूं तो ये तो एकदम आपको दिमाग में सीधे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तब फिर लिखने की क्या जरूरत है? डोंट राइट। लिखने, देखो हम नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों ने लिखा था वो कुछ नहीं बता पाएंगे, और जो लोग नहीं लिख रहे थे वही बता पाएंगे, पक्का हम बता दें। क्योंकि जो लिखा वो जाके पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, और जो यहां समझ में आएगा वही आएगा। और आपको पता है आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है? मैंने बहुत साल पहले, जब शायद यहीं पढ़ता था इसी कॉलेज में, तब की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने फिर अपडेट नहीं देखा। एक व्यक्ति के अंदर जो न्यूरॉन्स की संख्या है और फिर उसके अंदर मेमोराइज, याद करने की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, उस वक्त की बात में, 20-25 साल पहले की बात, अब तो और भी शायद नया हो गया होगा, रिकॉर्ड टूट गया होगा। उसने जो याद किया था वो वही जो मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना, ऐसे करके वो याद करता चला गया। आखिरी संख्या जो उसकी याद थी वो अखबार का जो 20 पन्ने का अखबार होता है उसमें पूरी गिनती लिख दी जाए, एक संख्या को लिखा जाए, वो उसको याद थी। अब सोचो उससे पहले कितनी संख्याएं आई होंगी।
तो सोचो कितनी मेमोरी है, समझ सकते हो। तो आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है माइंड की, लेकिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। और यहाँ लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के बहुत कम हैं, शायद 2 ही हैं, ओनली 2। परसेंटेज कितना है? लड़कों का दिमाग ज्यादा होता है कि लड़कियों का? स्टेट क्वेश्चन। हाँ, कैसे? थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसका? लड़कों का। देखो वजन में 1250 ग्राम मेल, सॉरी 1380 ग्राम मेल और 1250 ग्राम फीमेल। लड़के तो बहुत खुश हो रहे होंगे, 2 ही हैं 100 ग्राम से भी ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल माइंड वजन से नहीं आता, वरना हाथी का दिमाग इंसान से ज्यादा होता। वो न्यूरॉन्स की संख्या से आता है, और न्यूरॉन्स की संख्या लड़कियों में 11% ज्यादा होता है लड़कों से। उल्टा हो गया। आप बताओ, इसीलिए इस क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं। लड़के सब फेल फाल हो गए होंगे शायद, या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ये 2 लोग टॉप कर रहे, ये लोग क्वालिफाई कर पाए, लड़कियों को बीट कर पाए तब आए। ठीक, तो माइंड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, वजन और न्यूरॉन्स की संख्या छोड़ दो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। तो आप इस पे भी अपने माइंड पे बिलीव करिए, ठीक है ना। और इस सबको मिक्स कर दीजिए ट्यूब के अंदर, और इसको आप 37 डिग्री में रख दीजिए। आप अगर इस कमरे का टेम्परेचर 37 है गर्मी में, तो बाहर ही ऐसे कमरे में रख देंगे, ढक्कन थोड़ा सा बंद कर दीजिए, हल्का सा ढक्कन लूज रखिए, जिससे जो एयर है वो अंदर जाए। एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इसलिए हम कह रहे हैं जाए, जिससे एसिडिटी मेंटेन रहे। इसका पीएच 7.4 होना है, अदरवाइज ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा CO2 मिलेगा वातावरण का, एनवायरमेंट का, तो इसकी पीएच थोड़ी एसिडिक रहेगी, जिससे कि कल्चर ग्रो 7.4 होना चाहिए। ब्लड हमारा 7.4 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ग्रो रख दिए, ग्रो हो जाएगा, सेल्स डबल होती जाएंगी, माइटोसिस होने लगेगा। और आप 3 दिन रख दीजिए इसको, 72 आवर्स, इसको 72 घंटे 37 डिग्री में रख दीजिए। सब इसमें मिला दिया, चारों चीजें, और 72 घंटे 72 आवर्स। जब 72 घंटे पूरा होने वाला होगा, 2 घंटे पहले 70 घंटे पे आप इसमें कॉल्चिसिन ऐड कर दीजिएगा। सुना है, पढ़ा होगा, कॉल्चिसिन ऐड कर दीजिए। क्या क्या करता है? मेटाफेज में अरेस्ट कर देता है। हाउ? हाँ, स्पिंडल फाइबर पे जाके बाइंड करता है, ठीक है ना, और स्पिंडल बनने नहीं देता। तो जो क्रोमोसोम है, मेटाफेज स्टेज पे स्पिंडल बनता है, और फिर वो हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है ना। तो वो स्पिंडल को रोक देता है, तो सेल का डिवीजन रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं, सेल डिवीजन मेटाफेज पे रुक जाएगा, ठीक है। तो कॉल्चिसिन आपने इसलिए ऐड किया, सो दैट यू स्टॉप द सेल्स इन विच स्टेज? मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड देन सिंथेटिक फेज, एस फेज। तो सिंथेटिक फेज हो गया, सेल डिवाइड करके, उसके बाद आपने मेटाफेज पे रोक दिया। Why you have stopped it in metaphase? Because yes, exactly, the chromosomes are most thick, highly thick stage is metaphase. Metaphase stage में chromosome is the highest, highly packed, तो 10,000 फोल्ड पैकिंग हो जाती है। और वो क्रोमोसोम जो पतले पतले धागे जैसा क्रोमैटिन की तरह होता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, और वो जो है हिस्टोन प्रोटीन के चारों बाउंड रहता है, तो वो क्रोमैटिन यानी फाइबर जो है वो क्रोमोसोम की तरह हो जाता है, छोटे और मोटे। तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखने लगेगा वो, उस पर रोक दिया आपने,
अब आपकी सारी सेल्स बस 70वें घंटे पे आपने कॉल्सिन ऐड कर दिया, 2 घंटा और ग्रो कराया। अब 2 घंटे में जो जिस भी स्टेज में रहा, प्रोफेज वाला रुक आ जाएगा मेटाफेज में, सिंथेटिक फेज वाला आ जाके मेटाफेज में रुक जाएगा, यानी अब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? बस अब सारी सेल्स आपकी मेटाफेज में होगी और जो है अब आप इसको इस कल्चर को निकाल के अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करके जो लिक्विड है उसको फेंक देंगे और जो सेल्स हैं सॉलिड, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे पेलेट आ जाता है और ऊपर सुपरनेटेंट। कभी किया है सेंट्रीफ्यूज? सुपरनेटेंट फेंक देंगे और पेलेट को ले लेंगे। अब पेलेट में डाल देंगे फिक्सेटिव मेथनॉल एसिटिक एसिड 3:1, 2-3 बार ऐसे करके 2-3 बार स्पिन कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज बहुत ज्यादा नहीं, 1200 आरपीएम पे बस। आप जो घर में मिक्सचर है, मिक्सचर उसी पे रोटेट कर दीजिए, ट्यूब को उसी में बांध के घुमा दीजिए तो अलग हो जाएगा। ठीक है ना? और आप पेलेट से स्लाइड ले लीजिए और पेलेट में थोड़ा सा 2-4 बूंद वो डाल दीजिए फिक्सेटिव, जो मैंने बताया मेथनॉल एसिटिक एसिड रखा होगा लैब में, मेथनॉल एसिटिक एसिड, तो उसी को डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए और उसी से स्लाइड लीजिए और 1 बूंद स्लाइड पे गिरा दीजिए, इतना ऊंचाई से गिरा दीजिए। ठीक? और गिरा के एक तो स्पिरिट लैम्प जला लीजिए और उस पर थोड़ा सा दिखा दीजिए। जैसे ही दिखाएंगे वो आग लग जाएगा उसमें, फ्लेम। क्यों? क्योंकि इसमें मेथनॉल है, जलने लगेगा। जल के बस 2 सेकंड में जल के बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपने ड्राई कर दिया उसको फ्लेम दिखा के। अब आपकी स्लाइड रेडी है। अब इस स्लाइड को आप जिम्सा पे डिप कर दी। जिम्सा स्टेन जानते हैं ना? स्टेन आप बनाते हैं, सेल्स को स्टेन किया है? कौन कौन सी स्टेन? कोई स्टेन का नाम बताओ। हैं? फाइकोरिथ्रीन है? हैं? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कहा स्टेन की बात में करो। आप कोई सेल स्टेन किए हैं ना? सेफ्रॉन और ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और स्टेन बता रहे हैं, जिम्सा ब्लू कलर का होता है, एसिड बेसिक स्टेन है, एसिड को जाके स्टेन करेगा। जो बेसिक है वो एसिड पे जाके बाइंड करेगा, जो बेसिक है एसिड पे। तो बेसिक स्टेन है, एसिड को, डीएनए एसिडिक है। तो आपने जिम्सा पे डिप किया और डिस्टिल वाटर में वॉश करके एसिड सुखा दिया टिश्यू पेपर पे और माइक्रोस्कोप में लगा दिया। अब आपको क्रोमोसोम दिखेगा 46XX 46XY। ठीक है ना? हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे इसको। तो आई विल रेगुलरली कम, है ना, और वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ठीक है ना? तो आपने देखा कि आप ब्लड कल्चर करके कितना आसान है। तो आई विल ब्रिंग दीज थिंग्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक? और अपना अपना ब्लड से कल्चर लगा दीजिए, 72 घंटे बाद आइएगा। ठीक है? और 70 घंटे बाद कॉल्चिसिन डाल के 2 घंटे बाद हार्वेस्ट करके माइक्रोस्कोप होगा ही यहाँ पे, और उसमें आप अपने क्रोमोसोम देखिएगा। ठीक? समझ में आ गया? और ये देखिए कि क्रोमोसोम किस प्रकार का है, कितने क्रोमोसोम हैं। ठीक है ना? और ये एक डायग्नोसिस है। क्या है? क्रोमोसोम को देखना एक डायग्नोसिस गोंडा में कोई नहीं करता। देयर इज नो लैबोरेटरी इन गोंडा that perform this chromosome diagnosis, right? There is no laboratory in UP except 2 laboratories, our center in BHU, Center for Genetic Disorders, and SGPGI Medical Genetics Department। केवल पूरे यूपी में 2 ही हैं गवर्नमेंट के जो करते हैं, और जिसमें प्राइवेट लैब करते हैं वो क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज अ वेरी रेयर थिंग कि आप क्रोमोसोम बना करके उसको एनालाइज करें। बहुत रेयर है ना, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन डू इट। कितना है? आसान है। कठिन है क्योंकि आप जानते नहीं, लेकिन जान गए तो आसान है। नाउ सेल कल्चर एक पार्ट हुआ, ऐसे बैक्टीरिया कल्चर, सेल कल्चर वो भी तो है, बैक्टीरिया का कल्चर प्रोकैरियोटिक कल्चर है। बैक्टीरिया कल्चर, स्टेम सेल कल्चर, लिम्बल स्टेम सेल। हमारी जो आंख है ना,
यहाँ पे एक तरह की स्टेम सेल पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं लिम्बल स्टेम सेल, ठीक है ना। स्टेम सेल क्या होती हैं? वो कोई भी सेल जिसमें डिवाइड करने की क्षमता हो उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल टोटीपोटेंट हो सकती है, प्लूरीपोटेंट हो सकती है, मल्टीपोटेंट हो सकती है, यूनिपोटेंट हो सकती है, या डिफरेंशिएटेड हो सकती है, फुल्ली डिफरेंट। जैसे स्किन है, स्किन सेल फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट, स्किन सेल निकाल लिया और आपने मीडियम दे दिया, क्या ये सेल ग्रो करेगी? नहीं करेगी, आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे आपको इंड्यूस करना पड़ा है, ये ग्रो नहीं करती, आपने इसको क्या किया? इंड्यूस किया, ठीक। लेकिन अगर आप आपने ब्लास्टुला स्टेज, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनता है? जाइगोट डिवाइड किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या बन गया? मॉरूला। मॉरूला क्यों कहते हैं? मोरस एल्बा, शहतूत। तो जब शहतूत जो होता है फल, उसको जब ग्रो करता है उसकी सेल्स छोटी छोटी होती चली जाती हैं, वो उतना ही बड़ा है, लेकिन सेल डिवाइड की तो 2 हो गई, 2 से 4, 4 से 8 हो गई, तो ना संख्या बढ़ रही है और साइज छोटी होती जा रही है। ऐसे जाइगोट में भी होता है, संख्या बढ़ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रही है, लेकिन साइज छोटी है, क्योंकि वही इतनी बड़ी पहले 1 थी, अब वो इतनी ही बड़ी 2 हो गई, उतनी बड़ी अब 3 हो गई, 4 हो गई। तो वो छोटी छोटी, तो जैसे लगता है कि शहतूत के जैसे फल होते हैं गुच्छे की तरह, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया मॉरूला स्टेज। मोरस एल्बा की तरह लगती है दिखने में, मॉरूला। फिर उसके अंदर एक कैविटी बन गई, ब्लास्टोसील, से कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज की जो सेल है, वो मान लो बाई चांस, ये एम्ब्रियो की बात है, वुम्ब में, ठीक है ना, तो मान लो बाई चांस टूट गई, टूट के अलग हो गई, तो क्या होगा? इससे तो पूरा इंडिविजुअल बनेगा, इससे भी पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ब्लास्टुला स्टेज की कोई भी जो सेल है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना दे, यानी हर सेल में उसके क्या है? टोटल पोटेंशी है टू फॉर्म द कंप्लीट ह्यूमन, इसलिए जुड़वे बनते हैं, जिसे कहते हैं आप मोनोजाइगोटिक। एक जाइगोट से टूट के जुड़वे बने, और ये 4 बन जाते। कभी कभी देखा है 3 बच्चे हुए, 3 जुड़वे हुए, 4 हुए, तो जितने टुकड़े होंगे उतने बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंसी वाली हुई। लेकिन मान लीजिए इसकी बात मान लेते हैं ब्लड की, तो ब्लड को, या ये मान लेते हैं बोन मैरो में, तो बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं, या व्हाइट ब्लड सेल प्रिकर्सर सेल्स हैं, WBC प्रिकर्सर सेल हैं। तो वो जब डिवाइड करते तो केवल WBC ही बनाएगी, है ना। तो वो है, उसके अंदर पार्शियल पोटेंसी है, कंप्लीट नहीं, वो केवल WBC बनाने के लिए बना सकती है, तो पार्शियल पोटेंसी, उसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट, पार्शियल पोटेंसी है। और जैसे मान लीजिए सेल हो गई टर्मिनली डिफरेंशिएट, अब ये नहीं, अभी डिवाइड नहीं करती है, वो डिफरेंशिएटेड सेल हो गई, ठीक है। तो हमारी यहाँ लिम्बल सेल वो पार्शियल पोटेंसी वाली है, ठीक है ना, प्लूरीपोटेंट है, स्टेम सेल है, वो केवल हमारी ये क्या बनाती है? कॉर्निया। तो इसको जैसे मान लीजिए किसी, वो जो अक्सर क्या होता है ना, जो मजदूर होते हैं वो पुताई करते हैं, चूना चला जाता है, अक्सर ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, तो चूने से उनकी आंख का विजन खत्म हो जाता है, उनकी जो कॉर्निया है वो डैमेज हो गई। अब क्या करें? तो जो हमारे आई सर्जन फ्रेंड्स हैं, तो डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, तो वो यहाँ से दूसरी नॉर्मल आंख से उसका थोड़ा सा स्टेम सेल, लिम्बल स्टेम सेल ऑपरेट करके निकाल देते हैं। और हमारे लैब में एमनियोटिक मेम्ब्रेन जानते हो?
जिसमें एम्ब्रियो ग्रो करता है, फेटस ग्रो करता है, तो वो वेस्ट हो जाता है बर्थ के बाद, तो वो हम लोग रख लेते हैं, उसके पीस छोटे छोटे करके -80 पे स्टोर कर लेते हैं, और उसी एमनियोटिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो उन्होंने निकाला है उसको ग्रो कराते हैं लैब में 37 डिग्री पे, 1 मंथ का ग्रो कराते हैं, तो पूरी शीट बन जाती है, ठीक है ना, कॉर्निया की। अब इसको इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं, जो डैमेज आंख है, और उसको विजन वापस आ जाता है, और जो यहाँ से निकालते वो भी हील हो जाता है, क्योंकि वो ग्रो करके हील कर लेती है। सो दिस इज स्टेम सेल थेरेपी, दिस इज लिम्बल स्टेम सेल थेरेपी फॉर आई डिफेक्ट, ठीक है ना, आई डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टेम सेल ग्रो क्यों करने की जरूरत है। यू कैन डू थेरेपी, प्रोवाइड थेरेपी टू द पेशेंट। ब्लड सेल ग्रो करने की क्या जरूरत है, सो दैट यू कैन एनालाइज द क्रोमोसोम, कि कहीं उसको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या कैंसर तो नहीं है, ठीक है, या कोई कैंसर भी होता है ना क्रोमोसोमल, लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था पिछले बार तो वो जांच करने के लिए आपको ग्रो करने की जरूरत है। क्वेश्चन यह है कि बिना ग्रो किए हुए हम क्रोमोसोम नहीं दे सकते, बताओ, तब आप मेटाफेज में अरेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, और सेल की नंबर भी कम होगी, डेंसिटी कम होगी सेल की। तो व्हाट I wanted to tell you the importance of cell culture. There are many more types of cell cultures, but you can think now कि हाँ बहुत सारी सेल्स, आजकल तो हिपेटोसाइट लीवर ग्रो करने की कोशिश कर, लीवर सेल्स को अभी मैं अपने लैब में कर रहा हूँ मेलेनोसाइट और केराटिनोसाइट। मेलेनोसाइट क्यों, जिनको व्हाइट पैचेस हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा, डर्मा स्किन, ल्यूको मैंने व्हाइट, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, अलग अलग थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो वो जो हमारे जो प्लास्टिक सर्जन है हमारे साथ जो वर्क करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो व्हाट वी डू, वी टेक देयर नॉर्मल स्किन, वो सर्जन लेते हैं और हम उसको ग्रो कराते हैं, उसमें मीडियम डालते हैं और मिलेनोसाइट ग्रो करता है, उसका पेस्ट बनता है, और वो वहाँ जहाँ पे मिलेनिन क्यों वाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ मिलेनिन बनना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ की मिलेनोसाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, तो पैथवे है मिलेनिन के बनने को, तो वो वहाँ से हटा के ऑपरेट करके और ये पेस्ट डाल देते हैं, तो वो जो पेस्ट है यहाँ पे ग्रो कर जाती है और नॉर्मल स्किन आ जाती है। मेलेनोसाइट कल्चर क्यों जरूरत है, आपने देखा, ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए, डायग्नोसिस के लिए यहाँ, और केराटिनोसाइट बर्न केसेस बहुत आते हैं, गैस सिलेंडर से अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, गैस खुला छोड़ दिए किचन में, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, हमेशा दोनों नॉब बंद रहे, सिलेंडर का भी और चूल्हे का भी, ये नहीं कि एक ऑन है एक छोड़ दे, क्योंकि एक तो बंद ही है, हमेशा उस पर आप लेबल किचन में अपने चिपका दीजिए, है ना, मैंने लगाया हुआ है किचन में अपने, कि गलती से कोई ना हो रखे, बड़ा बड़ा स्टिकर लगा दिया हो, तो इसी तरह, लेकिन फिर भी केसेस बहुत आते हैं हॉस्पिटल में। तो जब बर्न केसेस हैं तो स्किन नहीं है ना, स्किन तो जल गई, अब उसको क्या करें, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन से डेथ हो जाती है, खुला हुआ है ना, तो इमीडिएट स्किन कहाँ से मिलेगा, तो उसी का कुछ स्किन लेके, और ये हमारे ऊपर सबसे ऊपर लेयर है केराटिनोसाइट की है, तो केराटिनोसाइट ऊपर केराटिन बना के एक लेयर, पतली सी केराटिन है, वो हमारा बाल, नाखून और स्किन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली है, कभी कभी खुरच जाता है, तो देखो पतला सा प्लास्टिक, मतलब जैसे कि एक लेमिनेशन किया हुआ है, वो सेल नहीं, वो लिविंग सेल नहीं है, वो एक लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, क्योंकि लिविंग टच करेगा तो डैमेज हो जाएगा ना, तो हमारे पास एक लेमिनेटेड है पूरा स्किन केराटिन से, और उसके नीचे केराटिनोसाइट है जो केराटिन को बना बना के ऊपर भेजती है,
तो केराटिनोसाइट ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि उसको पेस्ट लगा दें सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, और क्या होता है वो स्किन बन जाती है। हो गया ना काम। तो वाई यू नीड टू डू सेल कल्चर? फॉर मेनी पर्पस। अभी और भी हैं, बड़े बड़ी थैलेसेमिया या ल्यूकीमिया, इन सब बीमारियों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, सुना होगा बोन मैरो, BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उसमें भी एक का से बोन मैरो लेके ग्रो करा के फिर दूसरे को डाल देते हैं, उसका बोन मैरो पूरी तरह खत्म कर देते हैं, अल्ट्रा होल बॉडी रेडिएशन करके, और दूसरे का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल कल्चर एंड आई वांट यू टू लर्न सेल कल्चर। ठीक है, तो कुछ सेल कल्चर तो आप करना शुरू कर देंगे। ठीक, सेल कल्चर करने के बाद सेल को एज सच थेरेपी में यूज कर सकते हैं, या फिर सेल के अंदर जैसे क्रोमोसोम देख सकते हैं, या उस सेल का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाई गई थी फर्स्ट डॉली, लास्ट टाइम मैंने उसके साथ मेरा फोटो था वो दिखाया था, वो भी तो सेल कल्चर से ही हुआ होगा। Shall I continue or we'll continue next class tomorrow? Oh, it is not yet 1 hour, so we can continue for some. सेल कल्चर के बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम एनालिसिस। पहले सेल देखा, अब सेल के अंदर क्रोमोसोम देखेंगे। क्रोमोसोम को कैसे देखें? अभी सेल को कैसे देखें देखा ना, वो अभी प्रैक्टिकल करेंगे और, लेकिन कुछ समझ में आया ना कि सेल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस इतनी चीजें चाहिए आपको, लगा दीजिए कल्चर। ना कोई बहुत बड़ी मशीन चाहिए, ना कोई बहुत ज्यादा केमिकल चाहिए, बस खाली जानना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए, बस आप कर लेंगे। ठीक है ना? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, we had tried, but this is the standard protocol. जो प्योर वेजिटेरियन हैं वो भी लैब में जाते हैं, उनको करना पड़ता है। हम लोग भी तो यहीं से गए हैं, हम लोग भी सीखे। ये जो आपने फोटो लगाया ग्रेगर जॉन मेंडल, फिर आपने शायद किसका लगाया, लुई पास्चर का। तो मैंने लास्ट टाइम फोटो दिखाया था, तो वो लोग करते थे ना उसको कैम्ब्रिज में, जो लोग किए वो कैम्ब्रिज से आया है ये प्रोटोकॉल, कैम्ब्रिज यूके में, और वही यूज हो रहा है। वो बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो उसका जो सीरम है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा सीरम माना जाता है। और ये बात सही है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन देयर इज नो ऑप्शन। मतलब या तो कोई ऐसा इजाद किया जाए। तो आज की डेट में लोगों ने सिंथेटिक वो इजाद निकाला है ना, सीरम को। लेकिन सीरम में बहुत सैकड़ों चीजें हैं जो कि मिक्स अलग अलग बना के सिंथेसाइज करके मिक्स करने से वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही है ना। तो ये हम लोग भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ इंडिया में नहीं बनती, ये इजराइल में बनता है, फिर वहाँ से यूएस में जाता है, फिर पैक होके पूरी दुनिया को जाता है और इंडिया में भी आता है। ठीक है, जब आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे, और अगर आप चाहें तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि इसको कैसे और वो बनाएं जिससे कि ये वेजिटेरियन बन जाए, है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए। ऑफ कोर्स कॉस्टली बहुत है ना, मतलब लाखों में इसी होते। एक छोटा बॉक्स हम लोग कहते हैं तो करीब 36,000 का 5 ml आता है। तो ये हो गया।
क्रोमोसोम हम लोग क्या करेंगे, we will in so this is a workshop, right? This is a workshop going on, a small workshop, and here we can discuss cell analysis and then chromosome analysis and then DNA analysis. So we will do these three things. तो सेल अभी देखा ब्रीफ में, अभी क्रोमोसोम देख लेते हैं, फिर हम डीएनए देख लेंगे। क्रोमोसोम हम जस्ट कुछ क्रोमोसोम हम कल करेंगे, क्योंकि हम बीच में नहीं रोकना चाहते कि अभी स्टार्ट करें फिर बाकी बात कल करेंगे, क्योंकि हमको कम से कम 1.5 आवर और 2 आवर्स चाहिए, है ना, कंटिन्यूसली, और एटलीस्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो सेल के बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि अभी सेल में और बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की। तो आप ही पूछिए, सेल पे क्वेश्चन पूछिए। यस, हम आप ही पूछिए। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड फॉर सेल? एनीबॉडी? देखो, दो बातें हैं, एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में, पूछ नहीं रहे हैं, कुछ वजह से पूछ नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है दिमाग में। तो पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा? पहला बताइए, हाथ ऊपर करिए। पहला वाला हेजिटेट कर रहे हैं, कम से कम हाथ ऊपर करने में तो हेजिटेट ना करो। हेजिटेट नहीं, तुम पूछना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन ही नहीं दिमाग में। देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशंस टू आस्क द क्वेश्चंस। इफ यू डोंट आस्क द क्वेश्चन you won't learn. I am not going to scold you, I am not going to beat you, I am not going to rusticate you from this class. No punishment, there is no punishment, and I encourage you to ask the questions. अब नेक्स्ट अब क्या होगा, मैं जिसको बोलूंगा उसको क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। अभी तक तो मैं फ्री दिया था, कोई भी पूछे, ठीक है? चलो, यू आस्क द क्वेश्चन। हाँ, but the question on cell, any question? Keep sitting. Keep sitting. हाँ, कोई क्वेश्चन सेल पे? सेल क्या है, सेल कितना है, सेल कितने तरह का है, कुछ भी तो पूछो, कुछ पूछो। हाँ, क्वेश्चन ये सर, ऑन्कोजेनिक सेल्स जो होती हैं सर, तो उनको ट्रीट करके सर जो उनका हाइपरमाइलोसिस को कर रही है, तो उसको एक कंट्रोल कैसे? ठीक है, इसी तरह की दवाएं भी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है, कैंसर सेल्स को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि कैंसर सेल ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, डिवीजन को कैसे रोकें? तो एक होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था क्लास में, इमेटिनिब करके एक दवा है जो लिम्फोसाइट को रोक देती है, किल कर देती है, ब्लड कैंसर को रोक देती है, क्योंकि वो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है जो सेल के लिए ज़रूरी है, अगर उसको रोक दिया जाए तो सेल ग्रो नहीं करेगी, ग्रो माने डिवाइड नहीं करेगी। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की खोज की गई, इमेटिनिब उसमें से एक दवा है, बहुत सारे टायरोसिन इनहिबिटर हैं, है ना। टिनिब करके जितनी भी दवा है, टिनिब, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, टिनिब, इमेटिनिब, बहुत सारे, है ना। तो वो जो है वैसे रोक सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी अलग अलग टारगेट पे दवाएं हैं, देयर आर टारगेट्स, ठीक है। बट आई वांट टू आस्क हियर, आई वांट यू टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन सेल्स, लाइक how many cells are there in the body? Do you know? This is a very simple question. Why didn't you ask the question? हाँ, कितनी? अच्छा चलो, how many cells are there? कितनी सेल्स हैं? तो सोमैटिक सेल्स हो गई,
नहीं नहीं, टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, गिनती पूछ रहा हूँ। बहुत इज नॉट ए आंसर फ्रॉम ए साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट को का आंसर बहुत नहीं है, ये तो फिलॉसफी में हो सकता है। 300 ट्रिलियंस, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 6 9 ट्रिलियन 12 हो गई है ना, 12 300, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट। 12 13 14 15, ठीक है, तो थोड़ा सा कम है, यानी ये जो कम वजन वाले हैं, 300 ट्रिलियन का मतलब 3 किलो का बच्चा, ठीक। तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था, पहले मैंने पढ़ा था, और वहां पे था नंबर ऑफ सेल्स, तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स in the body is equal to, approximately equal to, not exact but it is an approximate estimation, is weight in kilogram into 10 raised to the power 15। आइडिया मिल गया? तो कितना आ जाएगा, 3 किलो अगर है तो एग्जैक्टली वही हो जाएगा 300 ट्रिलियन। ए से नहीं मतलब है, वेट से मतलब है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आप अपने वेट से देख सकते हैं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन योर बॉडी अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा, फिर भी 0 का फर्क नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, समझ में आया? अब टाइप्स बता दीजिए, टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं सेल्स? सारी सेल्स एक जैसी तो है नहीं, ट्रिलियन सेल एक जैसी तो है नहीं। वो देखो सर के पास अलमारी में किताबें अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, एक किताब होगी शायद एल्बर्ट्स सेल, सुना है? एल्बर्ट्स की सेल पढ़ा है, उसकी कोई चैप्टर पढ़ा है एनीबॉडी? तो वो सेल पे खाली किताब है, उसमें लिखी है 200, पुरानी किताब में लिखी थी 200, अभी वो अपडेट होके आई है नंबर ऑफ सेल्स 300 टाइप्स ऑफ सेल्स, 300 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो इतनी सेल्स हैं और टोटल टाइप्स कितने हैं? 300। नाउ टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ सेल्स, कुछ नाम बताइए। नहीं, ये स्टूडेंट्स, कोई नाम बताओ। सोमैटिक इज ए कैटेगरी, सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल, जर्म सेल्स और कैटेगरी है, लेकिन फिर उसमें कौन कौन सी सेल्स नाम बताओ। हाँ, सर्टोली सेल्स, और हाँ हेपेटिक मतलब लीवर की सेल, और नेफ्रॉन किडनी सेल्स, नेफ्रॉन नेफ्रोसाइट्स, और अभी मैंने कई सारी सेल बताई हैं, मायो मसल, और लिम्फो, अभी लिम्फो ग्रो किया ना आपने, ब्लड सेल, और इरिथ्रो, और मायोकार्डियल, वही है ना, कार्डियोसाइट्स, और एल्यूलर सेल्स, और मास्ट सेल, हिपरिन सिक्रेट करती है, हैं? हाँ, मैक्रोफेजेस, वेरी गुड, हाँ, बी सेल्स। तो इस तरह से टाइप्स 300 तरह की सेल्स हैं, आप नाम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछें हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री कितने लोग, ओनली वन, केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट, कितने लोगों का? सभी हैं। अच्छा, केमिस्ट्री कर क्या है? तो एमएससी है ना, आप लोग एमएससी हैं। केमिस्ट्री कितने लोग पढ़े हैं बीएससी में? केमिस्ट्री सभी पढ़े होंगे, नहीं? हाँ, क्या लिया था? हाँ ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री इंटर में तो पढ़े ही होंगे तब। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सेल्स है मान लीजिए, कितनी, इसको हम मान लेते हैं 60 या 50 मान लेते हैं, तो कितनी हो जाएंगी ये? 5 × 10⁻⁴
तो कितने मोल्स सेल हैं? मोल, कितने मोल, हाउ मेनी मोल्स? ठीक ठीक, तो कितने मोल्स हैं इतनी सेल? तो मोल्स इज इक्वल टू 5 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻20। एक मोल भी नहीं है, नॉट अ सिंगल मोल। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मोल पढ़ा है ना, मोल। एक मोल हाइड्रोजन पढ़ा है? कितने हाइड्रोजन? 1 मोल ऑक्सीजन O2, 1 मोल O2। आप केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में? मतलब ये कैलकुलेशन बायोलॉजी में होता है। आपको जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, वो सारे सॉल्यूशन जब बनाने पड़ेंगे तो आपको मोलैरिटी, मोल, ये सब के बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 1 मोल O2 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। सही है कि नहीं है? एक मोल में इतनी संख्या होती है। तो हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं वो एक मोल भी नहीं है। 10⁻23 में है ही नहीं, 10⁻15, 16 में है। ठीक है ना? समझ में आया? मोल जानते हैं कि आप लोग कि नहीं जानते? क्या होता है? पढ़े थे, भूल क्या गए? मोल आप कब से जानते हैं? आप मोल के बारे में कब से सुना है? 12th से, 10th से, 11th से? हमको लगता है आप सही नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मोल आप बचपन से, जब से होश संभाले होंगे तब से जानते हैं। कभी आप छोटे थे तो खरीदारी नहीं करते थे अपने मम्मी पापा के साथ जाके या किसी? तो मोल भाव करते थे ना। तो वो जो मोल भाव वाला मोल है वो क्या है एग्जैक्टली? मोल का मतलब अमाउंट, यस, क्वांटिटी। कहते थे कितने मोल है। देखिए, तो सवाल, आप एप्पल लेने गए और कहे भाई बताओ कितने केजी है, यानी कितने रुपए केजी है। और या तो आप ऐसे पूछे, किलोग्राम में ना पूछे कि कितने मोल है, यानी मोल में पूछ रहे हैं। आपको मोल में खरीदना है, किलो में नहीं खरीदना है। 1 मोल सेब दे दो, कितना सेब दे दो? कितना दे दो? गिनती में कितना दे दो? हम कहे जाओ सेब ले आओ ठेला वाले से, तो आप कितने? हम कहे 1 मोल सेब ले आओ, झोला ले जाओ। कितने सेब लाएंगे गिनती करके? 6 पॉइंट को राउंड कर दो, 6 × 10⁻23। 6 आगे 23, 6 के बाद 23 जीरो लगा दीजिए। इतना सेब आप ले आइए, रख दीजिए यहाँ पे। कितना सेब होगा? गिनो, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, 10 खरब, 10 खरब मील, 10 नील पदम, 10 पदम संख्या, 10 संख्या। उसके बाद 1 2 3 4 5 बाद में 24 है ना, तो 5 यानी करीब 10,000 या 1 लाख संख्या। और फ्रूट वाला कह रहा है भाई इतना गिनेंगे कैसे? अगर हम 1 सेकंड में 1 काउंट करते हैं, 1 2 3, तो कितने सेकंड लगेंगे गिनने में? उतने ही सेकंड। कितने सेकंड? 6 × 10⁻23 सेकंड। इस सेकंड को आप घंटा में या दिन में या साल में बदल दीजिए, कितने आएंगे? बदलो, इसको साल में बदलो, तब तो पता चलेगा कितना साल में लग जाएगा आपको सेब आप वापस यहां लाने में। बदलो,
इतने सेकंड, सेकंड को मिनट में बदलो डिवाइडेड बाई 60, मिनट को घंटे में बदलो 60, दिन में बदलो 365, सीधे साल में बदल दिया, तब भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना घटेगा? 10⁻7 माइनस कर दीजिए, 16, 10⁻16 के रेंज में आएगा। इतने साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे। ला पाओगे 1 मोल सेब को गिन करके? तो एप्पल वाला ने कहा भाई ऐसा है, इतने साल तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, शायद अर्थ भी नहीं होगा, तो आप कोई और तरीका बताइए मोल, 1 मोल सेब लेने का। तो आपने कहा ठीक है, हम आप तौल करके दे दीजिए। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट मोल इन काउंटिंग, गिनती में, और इन केजी। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6, एग्जैक्ट लिख देते हैं, 0.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, और मोलिकुलर वेट इन ग्राम। उसका सेब का मोलिकुलर वेट कितना है? तो सेब एक प्योर केमिकल नहीं है, तो उसका मोलिकुलर वेट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक प्योर कंपाउंड नहीं है ना। लेकिन अब अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है उसका मोलिकुलर वेट कितना है? हैं? 6 O2 का, O के रूप में तो होता नहीं, O2 के रूप में होता है, तो कितना हो जाए? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 इंटू 2 32, तो 32 ग्राम्स। तो अगर आप गिनती में करेंगे इतना काउंट, अगर आप ग्राम में करेंगे तो 32 ग्राम। तो सेब का मोलिकुलर वेट अगर आपको मालूम होता तो उतना सेब आप तौल करके ले आते। तो आप मोल को गिन के भी पता कर सकते हैं, और वेट करके, उसका मोलिकुलर वेट मालूम होना चाहिए या एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो सॉलिड है नहीं, क्या है? एनटीपी पे ये गैस है, तब तौलेंगे कैसे गैस को? तो आप कहिए हम आप इसको लीटर में दे दीजिए। तो 1 मोल किसी भी गैस का एनटीपी पे कितने लीटर होता है? थोड़ा ठीक करो, ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, विच लॉ? किसी भी गैस का 1 मोल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर स्पेस ऑक्युपाई करता है ना। तो कितना लीटर ले लेंगे? अब वो कोई भी गैस हो, तो आप तौल करके ले लीजिए, ठीक है ना। तो मोल समझ में आ रहा है? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, यही तो आया, मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो टोटल ग्राम कितने हैं डिवाइड कर दिए उसके मोलिकुलर वेट से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो आपको जाननी थी कि मोल्स होते क्या हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो कि आपको पहले से ही पता थी, बचपन से ही, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू जस्ट हैव हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स को, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, एंड देन वी कैन हैव ए शॉर्ट क्विज कंपटीशन, ठीक है। तो यू विल आस्क 1 क्वेश्चन, अदर्स विल आंसर एंड दे विल आस्क, देन अदर्स विल आंसर, ठीक है ना। तो एक टेबल बना लीजिए ABC का, और ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। चलो क्वेश्चन इन लोगों से पूछो, आप लोग में से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, सेल पे या किसी पे, बायोलॉजी पे
क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हम ही बनाते हैं। चलो चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। I just want to start interaction that because you don't interact, that's why। हाँ चलो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछिए। वो वहाँ पे कोई, हाँ आप पूछिए, इनसे क्वेश्चन पूछिए। नहीं पास, हाँ पूछो पूछो। आज कहिए। इन सारे कल्चर में से, मतलब मीडियम में से, कल्चर के अगर कोई एक मीडियम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो क्या ये सेल ग्रोथ करेगी? गुड। हाँ तो अभी तो एक क्वेश्चन हो गया, अभी राउंड आएगा, याद रखना। तो कौन बताया? ठीक है, नहीं अब आप लोग में से कोई क्वेश्चन कौन पूछेगा? व्हाट इज योर नेम? आलोक मिश्रा। हेलो, पूछो। बैठो बैठो। क्या क्रोमोसोम को डिविजनल फेज में ही देखा जा सकता है या और भी किसी स्टेज में उसके प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है? इधर से कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है, चलो बताओ। सर क्रोमोसोम इजीली विजिबल नहीं होते हैं अंटिल वो माइटोसिस की स्टेज में ना आए तो। नहीं गलत, किसी भी शेयर में देख सकते हैं। सर वो क्लियरली विजिबल कहाँ है? देख सकते हैं, प्रोफेस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह है कि इजी देखना है माइटोसिस में, ठीक है। तो हम पहले वो तो देते हैं, इनका सही था। हाँ क्वेश्चन पूछने का भी तो मार्क्स मिलेगा। देखो क्वेश्चन इन्होंने पूछा 1 नंबर, आंसर दोनों लोगों ने दिया तो 1 नंबर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इन्होंने पूछा 1 नंबर, आंसर 1 माइनस मार्क्स हो जाएगा ना। अच्छा नहीं माइनस मार्किंग नहीं है तो सब चुप रहेंगे, तो जो है माइनस नहीं है, ठीक है। आप हाँ बी वाले अभी आगे चल रहे हैं। यहाँ पे हाथ उठाइए क्वेश्चन पूछने के लिए। हु विल आस्क द क्वेश्चन? अगर नहीं पूछेगा तो अभी 0 हो जाएगा। चलो वेरी गुड, आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये सबको पता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बन जाते हैं, उतने थ्रू आउट ऑफ द लाइफ रहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं, फिर से रिपीट, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जितने बन जाते हैं उतने थ्रू आउट ऑफ लाइफ रहते हैं। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पर नेफ्रॉन बनते रहते हैं? आप हाथ ऊपर उठा के तब आंसर देंगे, बाकी दो लोग नहीं जानते हैं। ये ग्रुप नहीं आंसर देगा, इसी ग्रुप का तो क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? कहाँ बने हैं या कहाँ नहीं बने हैं, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन एडल्ट में कहाँ बनेंगे? क्वेश्चन ये है कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जितने बन जाते हैं वो लगभग थ्रू आउट ऑफ लाइफ उतने ही रहते हैं, उनकी नंबर में वो नहीं बढ़ते, ग्रोथ उनकी होती है। तो ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट या ऑर्गन है जहाँ पे वो बाद में भी बनते हैं? बताइए, आप बताइए, नहीं कोई नहीं बता पाता। सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपको आंसर आना चाहिए सर हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जो हमारे ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, वहाँ ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके पास कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि प्रेरित करता है बनाने के लिए। सर नेफ्रॉन पूछा है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या होता है? सर जो हमारे सर उसकी किडनी के सारे स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है उसकी। सर नहीं मतलब ये कि उसके कुछ, हाँ कॉर्टेक्स, मैंने ब्रेन बोल दिया, सॉरी सर। वो कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन का जो कॉर्टेक्स होता है, सॉरी सर वो मुंह से मेरे निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहती थी वहाँ। तो हर ऑर्गन में उसको बनाने वाली स्टेम सेल होती है। यस सर।
ये अभी बाद में रिसर्च मिला है ना। और 2008 में इसलिए नोबेल प्राइज मिला है डिस्कवरी के लिए। तो जो है हमारे मसल सेल में इवन न्यूरॉन के बाद पता चला कि सेल से जो कि वो बनाते हैं। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सी के लिए क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन। तो आंसर ये है कि यस किडनी में कुछ मात्रा में कम बहुत स्मॉल लेवल पे न्यूरॉन्स प्रीकर्सर सेल्स पाए जाते हैं, या न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स सॉरी नॉट न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स स्टेम सेल पाए जाते हैं जो किडनी को डैमेज के स्टेज में डिवाइड करके हीलिंग करते हैं, ठीक है ना। और लीवर में भी। वेरी गुड। तो अभी क्या हो रहा है, कौन आगे है? चलो 1 वाली बहुत संकोची हैं, तो क्वेश्चन कौन पूछेगा? अभी तो आप ही ने पूछा था, अभी कोई और अच्छा लिखे रहो अभी क्वेश्चन, थोड़ा सा इनको भी मौका। What are the disadvantages of including serum in medium? इंक्रीजिंग Including. डिसएडवांटेज, हाँ. ठीक है, वेरी गुड। चलो आंसर कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि सीरम का डिसएडवांटेज क्या है, सीरम ऐड करने का डिसएडवांटेज क्या है? कौन बताएगा आंसर? देयर इज नो आंसर कमिंग, तो आप ही आंसर बताइए। देखो सर ये तो एडवांटेज हाँ, सीरम का तो ये एडवांटेज है ना। डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल हमको तो रिजल्ट मिल रहा है ना। हाँ? नहीं, यहाँ बिल्कुल है। दूसरा सेल जब आप ग्रो कराते हैं तो दूसरा मीडियम यूज होता है। सीरम ऑलमोस्ट सेम है, सीरम सेम है, जो उसमें से जरूरत पड़ती है वो उसको ले लेता है सेल, ठीक है ना। लेकिन ग्रोथ मीडियम डिफरेंट होती है, मीडियम और सीरम अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्या करें हम, क्वेश्चन नंबर, इसको एक क्वेश्चन दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर कोई बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया तो कि एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। तो हमको लगता है दोनों को सी ग्रुप ने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा इनके पास, चलिए 10 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन पूछेगा? हाँ, How many amino acids are there in cholecystokinin pancreozymin? सीसी के पीजेड। Yeah, CCK-PZ. बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे भी नहीं मालूम। तुमको पता है, याद किया होगा इसलिए। आप बताओ, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर? यू नो, ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कितने अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड, यही ना? CCK-PZ सुना है? कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन में इस पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड हैं? चलो बताओ आंसर। 58 इज वेरी शॉर्ट अमीनो एसिड, शॉर्ट पेप्टाइड। हाँ, कोर्स में है, तब तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये जो है 5वां, और आंसर किसी ने नहीं बताया। अच्छा चलो आंसर हम ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछे अगर इसमें कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड है, जैसे उन्होंने पूछा, ये याद है कितने? हाँ, ये बहुत कठिन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कौन पूछेगा? तुम्हारा फिर से, और कोई नहीं है? चलो तुम्हें पूछो। सेल की जो थे, मतलब क्या सेल की डिस्कवरी सबको पता होगी। तो जो रॉबर्ट बिरचो थे, सबने सुना होगा, उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? वाह भाई, What does it mean? Only cell like हाँ, इसका मतलब the new cells arise from creating. ये सही बात है। अच्छा ये बात सही है कि नहीं? हाँ सही है। फर्स्ट वाली कहाँ से आई? हैं? नहीं, उससे सबसे फर्स्ट सेल कहाँ से आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा। अरे ये क्या हुआ?
हाँ ठीक है, इसका आंसर मिल गया। अभी कौन क्वेश्चन है? सी, ए ग्रुप पूछेगा। हाँ लो पूछो तुम्हारा नंबर। जो सेल्स यहाँ पे डाली जा रही है पहले वहाँ पे कल्चर करने के लिए, तो क्योंकि वो डिवाइड तो कर नहीं पाएंगी, माइटोसिस डायरेक्टली कर नहीं पाएंगी अंटिल उनमें डाला जाए फेमम, तो वो किस स्टेज में होती हैं? ये सर, सेल्स किस स्टेज में होती हैं? ये सर क्विसेंट स्टेज में। मैम आप मत बताइए। मैम आप बता देंगे फिर हम लोग का तो क्वेश्चन रह जाएगा। नहीं मैम नहीं बताएंगी, मैम आंसर नहीं देंगी। ये लोग क्यों नहीं बताए? मालूम है क्या है? अच्छा, G0 फेज को क्या बोलते हैं? फिर से पूछो और आंसर फिर से बताओ। G0 फेज को क्या बोलते हैं? हाँ, जीनो फेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं, उसका कुछ नाम होता है ना? ठीक है, हम क्या क्वेश्चन का नंबर दोनों ग्रुप को 1 1, तो तीनों को 1 1 और अभी तो इनका नंबर है, तुम अपना क्वेश्चन याद रखना। इसमें से तुम पूछो। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मतलब मौजूद है, लेकिन सर्टोली सेल्स क्या होता है? व्हाट इज सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स क्या होती है? चलो बताइए। दो क्वेश्चन ठीक से पूछ, फिर से पूछ। यस। और ये लोग बताओ, यू आंसर वांट टू टेल द आंसर? हाँ स्पेसिफिकली फ्रक्टोज, ठीक है। और कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? और आपका क्या नाम है? शहनाज। आपका क्या नाम है? आपका आदित्य, आलोक। और तो इन लोगों का नाम लिखिए मैडम, क्योंकि ये लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो जो ज़्यादा इंटरेक्ट करें उनका नाम, उनको प्राइज मिलेगा। जो लोग चुपचाप बैठे हैं उनको नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उन सबका नाम लिखिए। इनका नाम लिखिए। आपका क्या नाम है? हैं? जया। आपका अभी क्वेश्चन पूछिए नहीं? हाँ, आपका? विशाखा का नाम लिखिए। और कौन पूछा था क्वेश्चन? हाँ, प्रीति। प्रीति। और उधर कोई पूछा था? आप पूछी थी? क्या नाम है? हैं? रिदा। निदा। निदा है? रिदा भी है। और कोई ये इस लाइन में इधर और कोई पूछा था? नहीं। रिदा। रिदा का नाम लिखिए। और इधर ये तुम पूछे थे, आलोक। और कोई पूछा था? हाँ, तुमसे तो पूछवाया था मैंने। अच्छा चलो, इनका नाम लिखो। और इधर कौन पूछा था? हाँ, शहनाज। और उधर उधर को ये सबको नेगेटिव मार्किंग दे देंगे। 3 क्वेश्चन और पूछा है? हैं? हाँ, तो अभी नंबर किसका है? अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? अब बी वाले पूछेंगे। अब जिसको नंबर चाहिए आना है लिस्ट में, वो पूछे। तुम्हारा तो हो चुका है। चलो इधर से कोई जो नहीं पूछा है। हम तो देख ले कुछ लोग छुप रहे हैं कि हम कहीं उनके पास आके पूछ लें। लो, तुम छुप रहे हो, तुम पूछो क्वेश्चन। पकड़ो इसको। बैठे 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 ले लो। सर, हमारी बॉडी में कितने टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? सुन लिया ना सब लोगों ने? फिर से पूछो, ये चल रहा है ना? हाँ। अच्छा, ये तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं?
नंबर पूछ ले क्या? नंबर मालूम है तुम्हें? टाइप्स मालूम है? नहीं। तो नंबर पूछो। कितने टाइप नंबर? जो आंसर आ रहा है वही हमारी बॉडी में कितने नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम के? नहीं, 23। क्वेश्चन क्या था? हमारी बॉडी में कितने टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट हो? दो टाइप के होते हैं सर सर 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम होते हैं और क्रोमोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक। अभी अभी तो ये हो गया ना बी का, अभी और आएंगे इसमें। ए और बी को एक एक नंबर मिलेंगे। हाँ, वेरी गुड। पहले मैं नंबर दे दूँ। दे दीजिए। नमा मेरा भी लिख लो भाई। दी थी आंसर सर, टोटल नहीं, वो वाला भी दिया था। सर पूछो। जो मलेरिया का जीवाणु है बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम, वो बॉडी के कौन से अंग पे प्रभाव दिखाता है? ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए, इधर से बताइए। जो मलेरिया का बैक्टीरिया है प्लाज्मोडियम, वो बॉडी के कौन से जगह पे, कौन सा अंग प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर मिलेगा, लेकिन नहीं तो हाँ ठीक, अभी सुधार लिया, ठीक। बैक्टीरिया नहीं है। बैठो। कौन 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 जो है आंसर देगा दोनों में से? रुक जाओ, अभी पहले हाथ आंसर देंगे आप। लीवर, ठीक है आंसर। ये लोग कह रहे हैं नहीं, गलत है। आपका क्या ये था क्वेश्चन कि वो कहाँ पे वो जाके होस्ट करता है? कहाँ जाता है वो प्लाज्मोडियम, कहाँ जाता है? नहीं आप नहीं, ये लोग बताएंगे कहाँ इंसर्ट करता है। आप बताइए, प्लाज्मोडियम ह्यूमन में कहाँ जाता है, उनका क्वेश्चन है, कहाँ इंसर्ट करता है? नहीं तो इनका आंसर सही है, ठीक है, इनका आंसर नहीं सही है। आरबीसी ना, हाँ नाम लिख लो इनका, क्या नाम है? हाँ, तो अब हो गया 1 नंबर और 1 नंबर। अच्छा चलो, अब लास्ट क्वेश्चन। अभी नंबर किसका क्वेश्चन पूछने का? नहीं, लेकिन आरबीसी है ना आंसर। नहीं, अभी इनको नंबर है। हाँ, कौन पूछेगा? अभी आ रहा है, बढ़ा दे। सर मुझे ये पूछना है कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन में कितनी जगह पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगाया?